दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राखी का एक छोटा सा धागा इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? यदि रक्षा का अर्थ केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा करना होता, तो हमारी प्राचीन परंपराओं में कई बार ये पवित्र रक्षा सूत्र उन लोगों की कलाई पर क्यों बांधा गया जिनके बीच भाई बहन का रिश्ता ही नहीं था? और आखिर श्रावण मास की पूर्णिमा को ही इस पवित्र बंधन के लिए इतना विशेष क्यों माना गया? आज की कथा आपको एक ऐसे राज्य में ले जाएगी जहां एक राखी ने केवल एक भाई की कलाई नहीं सजाई थी, बल्कि हजारों लोगों को ये समझाया था कि रक्षा का सबसे बड़ा अर्थ किसी को कमजोर समझकर बचाना नहीं, बल्कि उसके सुख दुख, विश्वास और सम्मान की जिम्मेदारी को हृदय से स्वीकार करना है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी के पास आनंदपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। चारों ओर हरे भरे पहाड़, झरने, खेत और आम के बगीचे थे। श्रावण का महीना आते ही पूरा आनंदपुर जैसे हरियाली की चादर ओढ़ लेता था। बादलों से घिरे पहाड़, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। उस राज्य के राजा थे वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण उन्होंने राज्य के बहुत से कार्य अपने पुत्र युवराज आदित्य को सौंप दिए थे। आदित्य साहसी और बुद्धिमान था। प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी। उसकी एक छोटी बहन थी, राजकुमारी अदिति। अदिति केवल सुंदर और सरल स्वभाव की ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील भी थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। बचपन से प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा पर अदिति अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और आदित्य हंसते हुए कहता, जब तक तुम्हारा भाई जीवित है, तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। हर वर्ष अदिति ये सुनकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन उस वर्ष उसने भाई की बात सुनकर मुस्कुराने के बजाय अचानक पूछा, भैया, आप हर वर्ष यही क्यों कहते हैं? आदित्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अदिति ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, लेकिन यदि किसी दिन मुझे आपकी रक्षा करनी पड़े तो? आदित्य हंस पड़ा। तुम मेरी रक्षा करोगी? अदिति बिल्कुल गंभीर थी। क्यों नहीं? क्या रक्षा केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है? आदित्य के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई। उसके पास इसका तुरंत कोई उत्तर नहीं था। पास बैठी उनकी दादी राजमाता देवयानी दोनों की बातचीत सुन रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अदिति ने आज बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। आदित्य उनके पास आकर बैठ गया। दादी माँ, तो आप ही बताइए। रक्षाबंधन पर भाई बहन की रक्षा का वचन देता है, इसमें प्रश्न क्या है? राजमाता बोली, प्रश्न यही है कि समय के साथ हमने रक्षा के अर्थ को बहुत छोटा कर दिया है। आदित्य और अदिति दोनों उनकी ओर देखने लगे। राजमाता ने कहा, रक्षा केवल तलवार लेकर किसी को संकट से बचाने का नाम नहीं है। किसी के विश्वास की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना, परिवार को टूटने से बचाना, कमजोर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रिय व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने से रोकना भी रक्षा है। अदिति मुस्कुराई, तो बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है? निश्चित रूप से। राजमाता ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। सच्चे संबंध में रक्षा एक तरफ से नहीं होती। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह बात आदित्य के मन में उतर गई। कुछ ही दिनों बाद श्रावण पूर्णिमा आने वाली थी। पूरा आनंदपुर रक्षाबंधन की तैयारियों में जुट गया। बाजारों में रंग बिरंगी राखियां सजने लगीं। मिठाइयों की सुगंध गलियों में फैल गई। घरों में महिलाएं पूजा की थालियां तैयार करने लगीं। छोटे बच्चे नई पोशाकों को लेकर उत्साहित थे। लेकिन राजमहल में अचानक एक चिंताजनक समाचार पहुंचा। राज्य के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी। एक प्रमुख पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और आसपास के कुछ गांवों तक अनाज और औषधियां पहुंचाने वाला रास्ता बंद होने लगा था। युवराज आदित्य ने तुरंत मंत्रियों की सभा बुलाई। उसने कहा, यदि रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो पहाड़ी गांवों तक भोजन और औषधियां नहीं पहुंच पाएंगी। एक मंत्री ने कहा, युवराज, श्रावण पूर्णिमा में केवल 4 दिन शेष हैं। वर्षा कम होने की प्रतीक्षा करना उचित होगा। आदित्य ने पूछा, और यदि वर्षा कम नहीं हुई? सभा शांत हो गई। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह स्वयं अधिकारियों और अनुभवी लोगों के साथ उस क्षेत्र का निरीक्षण करेगा। यह समाचार अदिति तक पहुंचा तो वह तुरंत भाई के पास आई। आप अभी वहां जाएंगे? हाँ,
लेकिन रास्ते कठिन हैं और वर्षा लगातार हो रही है। आदित्य मुस्कुराया। अभी कुछ दिन पहले तुम मुझे रक्षा का अर्थ समझा रही थीं और आज स्वयं डर रही हो। अदिति ने गंभीर होकर कहा। डरना और किसी अपने को सावधान करना अलग बात है। आदित्य हंस दिया। अदिति ने पास रखी पूजा की छोटी थाली से एक साधारण लाल धागा उठाया और आदित्य की कलाई पर बांध दिया। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, राखी तो 4 दिन बाद है। अदिति बोली, यह राखी नहीं है। यह केवल आपको एक बात याद दिलाने के लिए है कि साहस का अर्थ अनावश्यक जोखिम लेना नहीं होता। आदित्य पहली बार बहन को कुछ क्षण बिना बोले देखता रहा। फिर उसने अपनी कलाई पर बंधे लाल धागे को देखा और कहा, मैं याद रखूंगा। अगली सुबह आदित्य अपने साथियों के साथ पहाड़ी क्षेत्र की ओर निकल गया। लेकिन उसी शाम आनंदपुर में वर्षा और तेज हो गई। रात होते होते आकाश में बिजली चमकने लगी। पहाड़ बादलों में छिप गए। राजमहल की खिड़की के पास खड़ी अदिति दूर पहाड़ों की ओर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। तभी राजमाता देवयानी उसके पास आईं। भाई की चिंता हो रही है। अदिति ने धीरे से सिर हिला दिया। राजमाता ने कहा, तो उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कुछ देर बाद अदिति ने पूछा, दादी माँ, एक बात बताइए, श्रावण पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? राजमाता कुछ क्षण शांत रहीं। फिर बोली, श्रावण की पूर्णिमा अपने आप में अत्यंत पवित्र मानी गई है। वर्षा ऋतु के बीच जब प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है, तब यह पूर्णिमा अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, संकल्पों और पवित्र परंपराओं से जुड़ी रही है। रक्षा सूत्र की परंपरा भी केवल भाई और बहन तक सीमित नहीं रही। अदिति ने पूछा, मतलब? रक्षा सूत्र का भाव बहुत व्यापक है। राजमाता ने समझाया। प्राचीन समय से शुभ अनुष्ठानों और धार्मिक संकल्पों में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा रही है। इसका भाव मंगल, संरक्षण और संकल्प से जुड़ा है। समय के साथ भाई बहन के पवित्र प्रेम से जुड़ा रक्षा बंधन जनमानस में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। अदिति ध्यान से सुनती रही। राजमाता ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, धागे में अपने आप कोई जादुई शक्ति नहीं होती बेटी। उसकी वास्तविक शक्ति उस भावना, प्रार्थना और संकल्प में होती है जिसके साथ वह बांधा जाता है। अदिति ने धीरे से पूछा, तो जब मैं भैया को राखी बांधती हूँ, मुझे केवल उनसे अपनी रक्षा का वचन नहीं मांगना चाहिए? राजमाता मुस्कुराईं। तुम दोनों को एक दूसरे से ये संकल्प करना चाहिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम एक दूसरे के हित, सम्मान और सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर तेजी से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद एक सैनिक वर्षा में भीगा हुआ भीतर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजकुमारी। अदिति तुरंत आगे बढ़ी। युवराज कहाँ हैं? सैनिक ने कहा, पहाड़ी रास्ते के पास भूमि खिसकने से मुख्य मार्ग बंद हो गया है। युवराज सुरक्षित हैं, लेकिन वे दूसरी ओर खसे गांवों तक सहायता पहुंचाने के लिए वहीं रुक गए हैं। राजमाता ने पूछा, उनके साथ पर्याप्त सामग्री है? सैनिक कुछ क्षण चुप रहा। नहीं राजमाता, यही समस्या है। अदिति का चेहरा उतर गया। सैनिक ने आगे कहा, पुराना पुल भी कमजोर हो गया है। यदि वर्षा इसी तरह जारी रही तो अगले 2 दिन तक उस मार्ग से जाना कठिन होगा। अदिति ने तुरंत पूछा, क्या वहां पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता है? सैनिक ने कहा, एक पुराना वन मार्ग होने की बात बुजुर्ग बताते हैं, लेकिन वर्षों से उसका उपयोग नहीं हुआ। राजा वीरेंद्र भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कोई भी व्यक्ति बिना जांच उस रास्ते से नहीं जाएगा। सुबह होते ही अनुभवी मार्गदर्शकों को बुलाया जाए। लेकिन अदिति पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह होते ही वह महल के पुराने पुस्तकालय में पहुंच गई। वहां राज्य के दशकों पुराने नक्शे और दस्तावेज रखे थे। वह एक एक नक्शा देखने लगी। महल के वृद्ध पुस्तकाध्यक्ष ने उसे देखकर पूछा, राजकुमारी, आप इतनी सुबह क्या खोज रही हैं? अदिति ने कहा, उत्तरी पहाड़ियों तक जाने वाला कोई पुराना रास्ता। वृद्ध पुस्तकाध्यक्ष कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने एक कोने में रखा धूल भरा संदूक खोला। उसके अंदर वर्षों पुराने कई नक्शे रखे थे। लगभग 1 घंटे तक अदिति उन्हें देखती रही। अचानक उसकी नजर एक नक्शे पर बनी पतली सी रेखा पर पड़ी। मुख्य रास्ते से अलग वह रेखा जंगल के भीतर से घूमते हुए उसी पहाड़ी क्षेत्र तक जाती थी जहां आदित्य रुका हुआ था। अदिति ने उत्सुकता से पूछा,
ये रास्ता कौन सा है? पुस्तकाध्यक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। यह लगभग 50 वर्ष पुराना जलमार्ग है। कभी यहाँ से पहाड़ी झरने का पानी नीचे लाया जाता था। जलमार्ग के साथ लोगों के चलने के लिए पत्थरों का रास्ता भी बनाया गया था। बाद में नया मार्ग बन गया और इसका उपयोग बंद हो गया। अदिति नक्शा लेकर तुरंत राजसभा में पहुंची। अनुभवी ग्रामीणों और पुराने मार्गों की जानकारी रखने वाले लोगों को बुलाया गया। उन्होंने नक्शा देखकर कहा, यदि यह जलमार्ग पूरी तरह टूटा नहीं है तो इसके किनारे बना ऊंचा पैदल रास्ता अभी भी उपयोग में हो सकता है। राजा वीरेंद्र ने पूछा, क्या वहां से सहायता पहुंचाई जा सकती है? एक वृद्ध ग्रामीण ने कहा, पहले रास्ते की जांच करनी होगी, लेकिन यदि यह सुरक्षित मिला तो छोटे समूह वहां से जा सकते हैं। तुरंत अनुभवी लोगों का एक दल भेजा गया। कुछ घंटों बाद समाचार आया, पुराना मार्ग पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। कुछ स्थानों पर मिट्टी और झाड़ियां हटाने की आवश्यकता थी, लेकिन पैदल लोगों और छोटे भारवाहक पशुओं के माध्यम से वहां से अनाज, औषधियां और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा सकती थीं। अदिति की आंखों में खुशी चमक उठी। राजा वीरेंद्र ने तुरंत सहायता सामग्री तैयार करवाने का आदेश दिया। अदिति स्वयं अनाज, औषधियों, वस्त्रों और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था देखने लगी। तभी राजमाता देवयानी उसके पास आईं। उन्होंने पूछा, अब बताओ अदिति, इस समय रक्षा कौन कर रहा है? अदिति ने विनम्रता से कहा, मैंने तो केवल एक पुराना नक्शा खोजा है। राजमाता मुस्कुराईं। यही तो समझने की बात है बेटी। कभी तलवार रक्षा करती है, कभी बुद्धि, कभी मजबूत हाथ रक्षा करता है, कभी करुणा और कभी सही समय पर लिया गया छोटा सा निर्णय हजारों लोगों की रक्षा कर देता है। अदिति कुछ क्षण शांत रही। अब उसे अपने ही प्रश्न का उत्तर मिलने लगा था। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि रक्षा बंधन केवल राखी बांधने की रस्म नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान, विश्वास और सुख दुख की रक्षा करने का संकल्प है, तो कमेंट में प्रेम से रक्षा का अर्थ, प्रेम और जिम्मेदारी जरूर लिखिए और ऐसी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन सहायता दल पुराने रास्ते से पहाड़ों की ओर निकल गया। 2 दिन बाद वर्षा कम हुई और श्रावण पूर्णिमा की सुबह आनंदपुर के राजमहल में अचानक संदेश पहुंचा, युवराज आदित्य लौट रहे हैं। अदिति दौड़कर महल की छत पर पहुंची। दूर पहाड़ी रास्ते पर घोड़ों और ग्रामीणों का समूह दिखाई दे रहा था। आदित्य सुरक्षित लौट आया था, लेकिन उसके साथ केवल सैनिक नहीं थे। उसके पीछे उन पहाड़ी गांवों के कई वृद्ध, महिलाएं और बच्चे भी थे जिन्हें समय पर भोजन और औषधियां मिली थीं। महल के द्वार पर पहुंचते ही आदित्य घोड़े से उतरा। सामने अदिति खड़ी थी। भाई को सुरक्षित देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। आदित्य ने बिना कुछ कहे अपनी कलाई उसकी ओर बढ़ा दी। 4 दिन पहले अदिति द्वारा बांधा गया वह साधारण लाल धागा अभी भी उसकी कलाई पर था। आदित्य मुस्कुराया, तुमने कहा था ना, साहस का अर्थ अनावश्यक जोखिम लेना नहीं होता। अदिति की आंखों में आंसू के साथ मुस्कान आ गई। याद रहा, आदित्य ने कहा। हर क्षण। उस दिन राजमहल में रक्षाबंधन का उत्सव शुरू हुआ। अदिति सुंदर पूजा की थाली लेकर भाई के सामने बैठी। उसने दीपक जलाया, भाई के मस्तक पर तिलक लगाया और जैसे ही राखी बांधने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ा, आदित्य ने उसका हाथ रोक लिया। पूरा परिवार चौंक गया। आदित्य ने कहा, आज पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसने पूरी सभा के सामने कहा, हर वर्ष मैं अपनी बहन से कहता था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन इस बार जब मैं पहाड़ों में था, इसी बहन की बुद्धि से खोजे गए रास्ते ने सहायता को हमारे पास पहुंचाया। उसने अदिति की ओर देखा, इसलिए आज मैं ये वचन नहीं दूंगा कि केवल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अदिति आश्चर्य से उसे देखती रही। आदित्य ने कहा, आज हम दोनों एक दूसरे को वचन देंगे कि जब भी हम में से कोई गलत रास्ते पर जाएगा, दूसरा उसे रोकेगा। जब कोई कमजोर होगा, दूसरा उसका सहारा बनेगा। और चाहे जीवन हमें कहीं भी ले जाए, हम एक दूसरे के सम्मान और विश्वास की रक्षा करेंगे। राजमाता देवयानी की आंखें नम हो गईं। अदिति ने प्रेम से आदित्य की कलाई पर राखी बांध दी। लेकिन तभी राजमाता देवयानी अचानक अपनी जगह से उठीं और अपने कक्ष की ओर चली गईं। कुछ देर बाद वह हाथों में एक बहुत पुराना लकड़ी का छोटा संदूक लेकर लौटीं। उन्होंने संदूक सामने रखते हुए कहा, आज समय आ गया है कि इस परिवार को उस राखी का रहस्य बताया जाए, जो पिछले 70 वर्षों से इस संदूक में बंद है।
पूरा राजपरिवार चौंक गया। राजमाता ने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक बहुत पुरानी, फीकी पड़ चुकी राखी रखी थी। उसके नीचे एक मुड़ा हुआ पत्र था। राजा वीरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, माँ, ये किसकी राखी है? राजमाता देवयानी ने कांपते हाथों से वह राखी उठाई। उसे देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, यह उस स्त्री की राखी है जिसने हमारे परिवार को एक ऐसा वचन दिया था जिसके कारण आज आनंदपुर का यह राजवंश अस्तित्व में है। अदिति ने धीरे से पूछा, वह कौन थीं? दादी माँ? राजमाता ने संदूक से पुराना पत्र निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके हाथ कांपने लगे। राजा वीरेंद्र भी उत्सुकता से आगे आए। राजमाता ने पत्र की पहली पंक्ति पढ़ी और उस पर लिखा नाम देखते ही राजा वीरेंद्र अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके मुंह से केवल इतना निकला, यह कैसे संभव है? अदिति और आदित्य एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अब खुलने वाला था उस 70 वर्ष पुरानी राखी का रहस्य, जिसने ये साबित किया था कि राखी का संबंध केवल जन्म से बने भाई बहन के रिश्ते से नहीं होता। कभी कभी एक रक्षा सूत्र दो अनजान लोगों के बीच ऐसा पवित्र वचन बांध देता है जिसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक रहता है। राजमहल के विशाल कक्ष में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि बाहर गिरती वर्षा की बूंदों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। राजा वीरेंद्र की नजर उस पुराने पत्र पर टिकी थी और राजमाता देवयानी के हाथों में 70 वर्ष पुरानी वह फीकी राखी कांप रही थी। अदिति धीरे से दादी के पास आई और बोली, दादी माँ, उस पत्र पर किसका नाम लिखा है? राजमाता ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमारी वसुधा। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, राजकुमारी वसुधा कौन थीं? राजमाता कुछ क्षण उस राखी को देखती रहीं, फिर बोली, वह मेरी सगी बहन नहीं थी, न इस राज परिवार की सदस्य थीं। फिर भी यदि उन्होंने उस दिन ये रक्षा सूत्र न बांधा होता तो शायद आज आनंदपुर का इतिहास कुछ और होता। सभी उनके चारों ओर बैठ गए। राजमाता ने कहना शुरू किया, यह उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटी थी और तुम्हारे परदादा महाराज रणवीर आनंदपुर के युवराज हुआ करते थे। आनंदपुर से उत्तर दिशा में सूर्यगढ़ नाम का एक छोटा राज्य था। दोनों राज्यों के बीच वर्षों से व्यापार और मित्रता थी। सूर्यगढ़ के राजा की एकमात्र पुत्री थी वसुधा। वह साहसी होने के साथ अत्यंत बुद्धिमान भी थी। फिर एक वर्ष ऐसी वर्षा हुई जैसी लोगों ने दशकों से नहीं देखी थी। पहाड़ी नदी उफान पर आ गई। सूर्यगढ़ के कई गांव पानी से घिर गए और मुख्य पुल बह गया। उसी समय राज्य में बीमारी फैलने लगी। औषधियां समाप्त हो रही थीं। सूर्यगढ़ से सहायता मांगने वाला संदेश कई राज्यों में भेजा गया, लेकिन लगातार वर्षा के कारण कोई भी बड़ी सेना या सहायता दल वहां पहुंचने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। अदिति ध्यान से सुन रही थी। राजमाता ने आगे कहा, तब राजकुमारी वसुधा ने स्वयं आनंदपुर आने का निर्णय लिया। उनके पिता ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, यदि मैं अपने लोगों के लिए सहायता मांगने भी नहीं जा सकती तो राजकुमारी कहलाने का क्या अर्थ है? वह कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ कठिन पहाड़ी मार्ग पार करके आनंदपुर पहुंची। संयोग से वह दिन श्रावण पूर्णिमा का था। आदित्य ने तुरंत दादी की ओर देखा। राजमाता ने सिर हिलाया। हाँ, वही दिन जिसे आज हम रक्षाबंधन के उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उस समय आनंदपुर के युवराज रणवीर राजसभा में बैठे थे। वर्षा और पहाड़ी मार्गों की स्थिति देखते हुए मंत्री सूर्यगढ़ में दल भेजने के पक्ष में नहीं थे। तभी राजकुमारी वसुधा सभा में पहुंची। उनके कपड़े यात्रा से भीगे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मैं आपसे अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई हूं। सूर्यगढ़ के उन बच्चों, वृद्धों और परिवारों के लिए सहायता मांगने आई हूं जिनके पास औषधियां और भोजन कम पड़ रहा है। युवराज रणवीर ने कहा, राजकुमारी, सहायता भेजने की हमारी इच्छा है, लेकिन रास्ता अत्यंत कठिन है। वसुधा ने उत्तर दिया, मैं उसी रास्ते से यहाँ तक आई हूँ। यदि एक संदेश लेकर मैं पहुँच सकती हूँ तो अनुभवी लोगों की सहायता से आवश्यक सामग्री भी पहुँचाई जा सकती है। मैं आपसे युद्ध करने के लिए सैनिक नहीं मांग रही, जीवन बचाने के लिए सहयोग मांग रही हूँ। उनके शब्दों ने रणवीर को भीतर तक छू लिया। उन्होंने तुरंत अनुभवी पहाड़ी मार्गदर्शकों को बुलाने का आदेश दिया। तभी वसुधा की नजर राजसभा के बाहर महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही रक्षा सूत्र की थालियों पर पड़ी। उन्होंने एक साधारण रक्षा सूत्र उठाया और रणवीर से पूछा, युवराज,
क्या मैं यह आपकी कलाई पर बांध सकती हूँ? सभा में सभी चौंक गए। रणवीर ने कहा, लेकिन राजकुमारी, हम भाई बहन नहीं हैं। वसुधा ने उत्तर दिया, रक्त का रिश्ता आज से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन धर्म और मानवता का रिश्ता बनाया जा सकता है। मैं यह धागा इसलिए नहीं बांध रही कि आप केवल मेरी रक्षा करें। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों आज ये संकल्प लें कि जब भी हमारे राज्यों में निर्दोष लोगों के जीवन और सम्मान पर संकट आएगा, हम एक दूसरे का साथ देंगे। रणवीर ने अपनी कलाई आगे कर दी। वसुधा ने रक्षा सूत्र बांधा। रणवीर ने कहा, आज से सूर्यगढ़ का संकट आनंदपुर का संकट है। अगले ही दिन छोटे छोटे दलों में औषधियां, अनाज और आवश्यक सामग्री पहाड़ी रास्तों से सूर्यगढ़ भेजी जाने लगी। कई सप्ताह के प्रयास के बाद वहां की स्थिति संभल गई। अदिति ने भावुक होकर पूछा, तो ये वही राखी है? राजमाता ने कहा, हाँ, लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। लगभग 20 वर्ष बाद आनंदपुर स्वयं संकट में पड़ गया। राजा रणवीर अब सिंहासन पर बैठ चुके थे। लगातार सूखे के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्से में अनाज की भारी कमी हो गई। पड़ोसी राज्यों ने अपने भंडार रोक लिए। उसी समय सूर्यगढ़ से सैकड़ों बैलगाड़ियों में अनाज आनंदपुर पहुंचा। सबसे आगे अब महारानी बन चुकी वसुधा का संदेश था। भैया रणवीर से कहना, सच्चा रक्षा सूत्र समय के साथ पुराना हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ा वचन पुराना नहीं होता। राजा रणवीर ने वह संदेश पढ़ा और उनकी आंखें भर आईं। उस वर्ष हजारों परिवारों को सहायता मिली। राजमाता देवयानी ने कहा, मैं उस समय छोटी थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि तुम्हारे परदादा ने ये राखी अपने राजमुकुट के पास नहीं, बल्कि राज्य के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ रखी थी। वह कहा करते थे, ये धागा हमें याद दिलाता है कि शक्ति का सबसे सुंदर उपयोग किसी कमजोर समय से गुजर रहे व्यक्ति को सहारा देने में है। अदिति ने राखी को बहुत ध्यान से देखा। उसे अब समझ आने लगा था कि दादी ने यह कहानी आज ही क्यों सुनाई, लेकिन आदित्य की नजर उस पुराने पत्र पर थी। उसने पूछा, दादी माँ, फिर पिताजी पत्र का नाम देखकर इतने चौंके क्यों? राजा वीरेंद्र अब तक शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि सूर्यगढ़ के बारे में हमें बताया गया था कि वह राजवंश वर्षों पहले समाप्त हो चुका है। राजमाता ने कहा, यही वह बात है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। उन्होंने पत्र का दूसरा हिस्सा खोला। वह पत्र महारानी वसुधा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा था। उसमें लिखा था कि यदि कभी सूर्यगढ़ का राज परिवार समाप्त भी हो जाए, तो आनंदपुर उनके लोगों को पराया न समझे। दोनों राज्यों के बीच जो संबंध एक रक्षा सूत्र से बना था, उसे राजवंशों के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। अदिति ने पूछा, लेकिन सूर्यगढ़ अब कहाँ है? राजा वीरेंद्र बोले, आज सूर्यगढ़ नाम का कोई अलग राज्य नहीं है। वर्षों पहले पहाड़ी सीमाएं बदली और उसके गांव अलग अलग क्षेत्रों में शामिल हो गए। अचानक आदित्य के चेहरे का भाव बदल गया। उसने पूछा, दादी माँ, जिन उत्तरी पहाड़ी गांवों में हम अभी सहायता पहुंचाकर लौटे हैं, वे पहले किस राज्य का हिस्सा थे? राजमाता देवयानी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। सूर्यगढ़। अदिति के हाथ से पूजा की थाली लगभग छूट गई। अब सब कुछ जैसे एक सूत्र में जुड़ गया था। जिस दिन 70 वर्ष पहले सूर्यगढ़ की राजकुमारी ने आनंदपुर के युवराज को रक्षा सूत्र बांधा था, उसी श्रावण पूर्णिमा पर कई दशक बाद आनंदपुर के युवराज आदित्य उन्हीं पहाड़ी लोगों की सहायता करके लौटा था। आदित्य ने धीरे से कहा, तो हमने कोई पुराना वचन जानकर नहीं निभाया। हमें तो उसके बारे में पता भी नहीं था। राजमाता मुस्कुराईं। इसीलिए ये बात और सुंदर है। अच्छे संस्कार तब सबसे सच्चे होते हैं जब उन्हें निभाने के लिए पुराने वचन का प्रमाण दिखाना न पड़े। अदिति ने भाई की कलाई पर अभी अभी बांधी राखी को देखा। आज उस धागे का अर्थ पूरी तरह बदल चुका था। उसने कहा, दादी माँ, क्या हम यह पुरानी राखी मंदिर में रख दें? राजमाता ने तुरंत कहा, नहीं बेटी। अदिति ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? राजमाता ने उत्तर दिया, क्योंकि यह पूजा की वस्तु बनकर कांच के पीछे बंद होने के लिए नहीं बचाई गई। इसे देखकर हर अगली पीढ़ी को अपना कर्तव्य याद करना है। तभी बाहर से आवाजें आने लगी। पहाड़ी गांवों के वे लोग जो आदित्य के साथ आनंदपुर आए थे, राजमहल के प्रांगण में एकत्र हो रहे थे। उनके बीच लगभग 80 वर्ष की एक वृद्ध महिला भी थी। उसके हाथ में कपड़े की बहुत पुरानी छोटी पोटली थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे राजमाता देवयानी से मिलना है। उसे भीतर लाया गया। राजमाता ने जैसे ही वृद्धा को देखा, उन्हें पहचान नहीं पाई।
वृद्धा ने पूछा, क्या आपके पास महारानी वसुधा की राखी अभी भी सुरक्षित है? पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। राजमाता ने पूछा, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? वृद्ध महिला की आंखें भर आईं। उसने अपनी पोटली खोली। उसके अंदर उसी प्रकार का एक और पुराना रक्षासूत्र और आधा फटा हुआ पत्र था। उसने कहा, क्योंकि महारानी वसुधा ने एक राखी आनंदपुर भेजी थी और दूसरी अपने परिवार में संभाल कर रखी थी। राजा वीरेंद्र आगे बढ़े। तुम कौन हो? वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम मालविका है। मेरी दादी महारानी वसुधा की बेटी थी। राजसभा में उपस्थित हर व्यक्ति अपनी जगह से खड़ा हो गया। राजमाता देवयानी की आंखों से आंसू बह निकले। 70 वर्षों से जिस सूर्यगढ़ राज परिवार को समाप्त मान लिया गया था, उसकी एक वंशज आज उसी श्रावण पूर्णिमा के दिन उनके सामने खड़ी थी। लेकिन मालविका ने आगे जो कहा, उसने अदिति और आदित्य दोनों को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ अपने परिवार का अधिकार मांगने नहीं आई हूँ। मैं केवल महारानी वसुधा का अधूरा संदेश पूरा करने आई हूँ। उन्होंने अपने अंतिम पत्र में लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब राखी को केवल बहन की रक्षा के वचन से आगे समझना होगा। उसने आधा फटा पत्र अदिति के हाथ में रख दिया। पत्र की अंतिम पंक्तियां गायब थीं। मालविका ने कहा, इसका दूसरा आधा हिस्सा शायद उसी पत्र में है जो आपके संदूक में 70 वर्षों से रखा है। अदिति ने तुरंत दोनों पुराने कागजों को पास रखा। उनके फटे किनारे एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए। अब महारानी वसुधा का पूरा संदेश सामने था। अदिति ने उसे पढ़ने के लिए उठाया, लेकिन अंतिम पंक्ति देखते ही उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसमें रक्षा बंधन के बारे में एक ऐसी बात लिखी थी जो अगले ही दिन आनंदपुर में वर्षों पुरानी एक परंपरा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अदिति के हाथों में दोनों पुराने कागज जुड़े हुए थे। राजमहल के विशाल कक्ष में उपस्थित हर व्यक्ति की नजर उसी पत्र पर टिकी थी। बाहर श्रावण पूर्णिमा का चांद बादलों के बीच से दिखाई देने लगा था और महल के आंगन में रक्षाबंधन के दीपक जगमगा रहे थे। अदिति ने महारानी वसुधा के पत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़नी शुरू की। यदि आने वाली पीढ़ियां इस रक्षा सूत्र को संभाल कर रखें, तो उनसे कहना कि इसे केवल एक बहन द्वारा भाई से अपनी रक्षा मांगने का प्रतीक न बनने दें। जिस दिन कोई भाई अपनी बहन के सम्मान की रक्षा का संकल्प ले और बहन अपने भाई को अन्याय से बचाने का साहस रखे, जिस दिन शक्तिशाली निर्बल का सहारा बने और समर्थ व्यक्ति अपने सुख में दूसरों का अधिकार न भूले, उस दिन समझना कि रक्षा सूत्र का वचन जीवित है। अदिति की आवाज धीमी हो गई। उसने अगली पंक्ति पढ़ी, रक्षा वह नहीं जिसमें कोई एक हमेशा रक्षक और दूसरा हमेशा निर्बल बना रहे। रक्षा वह है जिसमें संबंध एक दूसरे को गिरने से बचाए। कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। आदित्य अपनी कलाई पर बंधी राखी को देखने लगा। कुछ घंटे पहले तक वह इसे अपनी बहन की रक्षा करने का वचन समझ रहा था, लेकिन अब उसके सामने 70 वर्ष पुराना वह प्रमाण था जिसमें एक स्त्री ने संकट के समय अपने राज्य के लिए सहायता मांगी थी और बाद में उसी संबंध ने आनंदपुर के लोगों को भी कठिन समय में सहारा दिया था। राजमाता देवयानी ने मालविका की ओर देखा। तुम्हारी दादी ने ये पत्र इतने वर्षों तक क्यों संभाल कर रखा? मालविका ने कहा, क्योंकि महारानी वसुधा ने अपने परिवार से कहा था कि आनंदपुर से कभी कोई अधिकार मत मांगना। यदि संबंध केवल लाभ मिलने तक जीवित रहे तो वह संबंध नहीं, सौदा बन जाता है। राजा वीरेंद्र की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, और हमने तो ये मान लिया था कि सूर्यगढ़ का पूरा राज परिवार समाप्त हो चुका है। मालविका हल्का सा मुस्कुराई। राज परिवार लगभग समाप्त हो गया महाराज, लेकिन उसके लोग नहीं। हम भी समय के साथ साधारण लोगों की तरह रहने लगे। हमारे लिए ये कोई दुख की बात नहीं थी। महल चला गया, उपाधियां चली गईं, लेकिन हमारी दादी कहा करती थी, मनुष्य की पहचान उसके मुकुट से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अदिति ने आगे बढ़कर मालविका का हाथ पकड़ लिया। तो आप उन्हीं पहाड़ी गांवों में रहती हैं जहां भैया सहायता पहुंचाने गए थे? हाँ राजकुमारी। मालविका ने आदित्य की ओर देखा। जब मैंने युवराज को वर्षा में हमारे गांव के लोगों के साथ काम करते देखा, तब मुझे पहली बार लगा कि दादी द्वारा सुनाई गई पुरानी कहानी शायद केवल कहानी नहीं थी। आदित्य ने कहा, मुझे उस वचन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मालविका ने उत्तर दिया, इसीलिए उसका मूल्य अधिक है। यदि आपने केवल पुराना वचन निभाने के लिए सहायता की होती तो वह कर्तव्य होता,
आपने बिना किसी पुराने रिश्ते को जाने सहायता की। यह मानवता थी। अदिति की नजर फिर दोनों पुरानी राखियों पर गई। एक राखी आनंदपुर में सुरक्षित थी और दूसरी सूर्यगढ़ के परिवार में। 70 वर्ष तक दोनों अलग अलग संदूकों में पड़ी रहीं, लेकिन उनके बीच का वचन अनजाने में आज भी जीवित था। अगली सुबह राजा वीरेंद्र ने राजमहल के प्रांगण में पूरे आनंदपुर के लोगों को बुलाया। कोई बड़ी राजकीय घोषणा नहीं की गई। मंच के बीच केवल एक छोटी मेज रखी गई और उस पर दोनों पुरानी राखियां रखी थीं। अदिति, आदित्य, राजमाता देवयानी और मालविका वहीं उपस्थित थे। राजा वीरेंद्र ने लोगों से कहा, कल तक हम इस रक्षाबंधन को अपने परिवार के उत्सव की तरह मना रहे थे। आज हमें पता चला है कि हमारे राज्य का एक बहुत पुराना संबंध इसी पवित्र दिन से जुड़ा है। फिर उन्होंने पूरी कहानी लोगों को सुनाई। लोग आश्चर्य से सुनते रहे। जब महारानी वसुधा और युवराज रणवीर के रक्षा सूत्र का प्रसंग आया तो कई वृद्धों की आंखें नम हो गईं। राजा ने कहा, आज से आनंदपुर में रक्षाबंधन की एक नई परंपरा होगी। सभी उत्सुक हो गए। भाई अपनी बहन को उपहार देगा, बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। हमारी सुंदर पारिवारिक परंपरा उसी प्रेम से चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ प्रत्येक परिवार आज एक और संकल्प करेगा। अपने घर के किसी एक कमजोर, वृद्ध, अकेले या सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ेगा। अदिति ने मुस्कुराकर आदित्य की ओर देखा। राजा ने आगे कहा, क्योंकि यदि हम अपने भाई बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर घर से बाहर किसी असहाय व्यक्ति के दुख से आंखें फेर लें तो हमने रक्षा के भाव को पूरी तरह नहीं समझा। उस दिन आनंदपुर में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। राखियां बांधी जा रही थीं। भाई अपनी बहनों को उपहार दे रहे थे। छोटे बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे। लेकिन साथ ही कई परिवार वृद्ध लोगों के लिए भोजन लेकर पहुंचे। कुछ लोगों ने वर्षा से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत में सहायता करने का निर्णय लिया। पहाड़ी गांवों के लिए अनाज और औषधियों का स्थायी भंडार बनाने की योजना बनाई गई। अदिति ने अपने भाई आदित्य से कहा, भैया, इस बार मुझे आपसे कोई महंगा उपहार नहीं चाहिए। आदित्य ने हंसते हुए पूछा, फिर क्या चाहिए? एक वचन। कैसा वचन? अदिति ने कहा, जिस दिन आपको लगे कि राज सिंहासन आपको दूसरों से बड़ा बना रहा है, मेरी बात सुन लेना। आदित्य जोर से हंसा, और यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम हमेशा सही हो। अदिति भी मुस्कुरा दी, तो आप मुझे रोक देना। दोनों की बातें सुनकर राजमाता देवयानी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, अब तुम दोनों रक्षाबंधन का अर्थ समझ रहे हो। उसी समय मालविका वहां आई। उसके हाथ में सूर्यगढ़ में सुरक्षित रखी गई पुरानी राखी थी। उसने वह राखी अदिति को सौंपनी चाही, लेकिन अदिति ने हाथ पीछे कर लिया। नहीं। मालविका चौंकी। क्यों? अदिति ने आनंदपुर के संदूक में सुरक्षित राखी उठाई और कहा, यदि दोनों राखियां हमारे पास रहेंगी तो कहानी अधूरी हो जाएगी। उसने आनंदपुर वाली राखी मालविका को दे दी। मालविका कुछ समझ नहीं पाई। अदिति बोली, आप सूर्यगढ़ वाली राखी हमें दे दीजिए और आनंदपुर वाली अपने साथ ले जाइए। आदित्य ने पूछा, ऐसा क्यों? अदिति ने कहा, ताकि दोनों परिवारों के पास अपनी नहीं, दूसरे की राखी रहे। तब हर पीढ़ी को याद रहेगा कि संबंध का अर्थ केवल ये याद रखना नहीं कि हमने किसी के लिए क्या किया था, बल्कि ये भी याद रखना है कि किसी ने हमारे लिए क्या किया था। राजमाता देवयानी कुछ क्षण अदिति को देखती रहीं। फिर उन्होंने उसे गले लगा लिया। आज तुमने इस पुरानी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख दिया। वर्ष बीतते गए। आदित्य बाद में आनंदपुर का राजा बना। अदिति का विवाह दूसरे राज्य में हुआ, लेकिन प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा पर वह आनंदपुर अवश्य आती।